नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत देश को सन्न कर देने वाले कांड से करेंगे। मुंबई में सलमान खान के घर अटैक पर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है ये बड़ा खुलासा, ये भी आपको बताते हैं। सलमान खान को डराने के लिए वो गोली चलाई गई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सलमान को मारने का मकसद नहीं था, बल्कि सिर्फ दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 और लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में हरियाणा और दूसरे राज्य के लोगों से पूछताछ अब क्राइम ब्रांच की टीम करने वाली है। तो ये अहम बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। आरोपियों को पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ की गई और बताया गया कि सलमान को यहाँ पर मारने का मकसद नहीं था, लेकिन सिर्फ दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी। तो पूरी प्लानिंग के तहत ये फायरिंग की गई थी और जब आरोपियों को धर दबोचा गया तो उसके बाद लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ में लगी थी। और आपको बताएं कि अब क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है और हरियाणा और दूसरे राज्य के लोगों से पूछताछ अब क्राइम ब्रांच की टीम करने वाली है। तो सलमान के घर पर अटैक पर यह बड़ा खुलासा, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सलमान को डराने के लिए गोली चलाई गई थी, दहशत का माहौल पैदा करने के लिए। हर बार जो मुद्दा चुनाव की सुर्खियों में समाया है, वो लोकसभा चुनाव से पहले फिर से चारों तरफ गूंज उठा है। लौटकर चुनाव राम पर आ चुका है। बीजेपी तो राम के लिए अपनी आस्था और प्राथमिकता जताती रही, लेकिन अचानक तमाम विपक्षी पार्टियों का राम नाम के नाम का पहाड़ा पड़ने लगी है। 500 बरस के इंतजार के बाद रामलला न सिर्फ भव्य दरबार में विराजमान हुए, बल्कि पहली बार इस तरह से उनका जन्मदिन मनाया गया। सूर्य तिलक के साथ भव्य मंदिर में पहली रामनवमी बनाई गई और हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्त जब इस पल के साक्षी बने तो भाव विभोर हो गए। तो शुरुआत इसी अलौकिक तस्वीर के साथ और उसके बाद राम को लेकर शुरू हुई राजनीति की बात करें। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। जिन लोगों ने राम को काल्पनिक ठहराया, आज कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके आकर के अपने आप को रामवादी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी मनाई जा रही है। ये मौका खास था। ये रामनवमी खास रही क्योंकि पहली बार भव्य दरबार में रामलला के जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बुधवार दोपहर को घड़ी में करीब 12:15 बजने वाले थे। मूर्ति के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। अगले पल के लिए वहां मौजूद और लाइव दर्शन करने वाले करोड़ों लोग टकटकी लगाए इंतजार में थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12:16 का वक्त बताती है, शंख बजने लगता है और सूर्य के तिलक से भगवान राम के जन्म का उत्सव शुरू हो जाता है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है।
करीब 5 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ती रही। प्रधानमंत्री मोदी इस खास मौके पर अयोध्या में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन चुनाव प्रचार में व्यस्त पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर में ही रामलला की तस्वीरें देखकर दर्शन किए। हाथ में आईपैड था जिस पर मोदी लाइव रामलला का सूर्य तिलक देख रहे थे। दर्शन के वक्त मोदी ने चप्पल उतारकर नंगे पैर भगवान को प्रणाम किया। मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बुधवार को किसी भी रैली में मोदी राम का नाम लेना नहीं भूले। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। वैसे रामलला के ललाट पर पड़ती सूर्य किरणों को देखकर जहन में ये सवाल भी कौंध रहा था कि आखिर सूर्य की किरणें माथे तक पहुंच कैसे रही थी। 3 मंजिला मंदिर में आखिर नीचे तक रोशनी कैसे आ रही थी। रामलला के मस्तक तक सूर्य की किरणों को पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों की पूरी टीम ने बाकायदा सिस्टम तैयार किया था। सूर्य की रोशनी तीसरी मंजिल पर मौजूद दर्पण यानी शीशे पर पड़ी और यहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पीतल की पाइप पे पहुंची। पीतल की पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री पर फिर से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हुई और फिर लंबे पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे शीशे से टकराई और रामलला के ललाट पर गोल तिलक लगाया। रामनवमी के मौके पर सिर्फ अयोध्या ही जश्न में नहीं डूबी है। अयोध्या के साथ साथ पूरा उत्तर भारत और यहाँ तक कि श्रीनगर तक जश्न मनाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इसीलिए अचानक चुनाव के पहले राजनीति में राम का नाम पूरी ताकत के साथ सुनाई देने लगा है। देखिए, राम और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है। बीजेपी के लिए भव्य राम मंदिर हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में भव्य राम मंदिर का वादा करती आई है और इस बार ये पहला चुनाव है जब राम मंदिर बनवाना मुद्दा नहीं है। बावजूद इसके राम का मुद्दा चारों दिशाओं में घूम रहा है, फिर चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो या फिर लालू यादव की आरजेडी, अब सबको राम चाहिए। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। सुन रहे हैं ना आप, चेहरे अलग अलग हैं, पार्टियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन रामनवमी को शुभ मौका बताते हुए उनका नाम लेना कोई नहीं भूल रहा। 17 अप्रैल यानी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव गाजियाबाद में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। खास बात यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी का इवेंट बताकर बहिष्कार किया था। ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों ने रामनवमी का दिन ही चुना और इतना ही नहीं, ये भी बताया कि अच्छे काम की शुरुआत शुभ दिन ही होती है। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। दोनों ने राम का नाम लेकर पीएम मोदी पर हमला किया और राम का नाम लेने पर बीजेपी ने जवाब भी दिया। ये जो जनेऊ अपने कुर्ते पजामे और सूट पर पहन करके आते हैं, उल्टे पांव बैठ करके मंदिर में पूजा करते हैं, तिलक छापा लगा करके अपने आप को जो है रामवादी
या हनुमानवादी बनाने की कोशिश करते हैं। ये वही रामवादी हैं जो स्यूडो रामवादी हैं, जिन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट लिख करके और भगवान राम के झंडे जो हर हिंदू के घर सम्मान के साथ में भगवान राम के रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन से लिखे हुए हैं, उनको हटवाने के लिए कंप्लेन किया है। वैसे राहुल और अखिलेश ही क्यों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी रामनवमी के मौके को भुनाना नहीं भूली। आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड ने बुधवार को आपका राम राज्य नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और अपने सीएम की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी राम राज्य वाला कैंपेन शुरू कर रही है और इस कैंपेन पर बीजेपी तीखा प्रहार कर रही है। 10 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब तो तुमने कभी प्रभु राम जी की बात नहीं करी, ना रामराज की बात करी। तब तो तुम बाबर राज की बात करते थे और कहते थे मेरी नानी कहती है बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तब तो तुम दिल्ली के इमामों को 18-18 हजार रुपया महीना देते रहे, लेकिन मंदिर के पुजारी तुम्हारे घर के और प्रदर्शन करते थे, तुम कहते थे तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। यूपी और दिल्ली के बाद सीधे चलिए बिहार, जहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उनके कहे अनुसार आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई, ये बताने के पहले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने राम का नाम लिया। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो जमीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण होगा। कुल मिलाकर पूरा विपक्ष चुनाव के ठीक पहले राम राम करने लगा है और बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया है। मोदी मैजिक यही है, सबको राम राम करना पड़ेगा, यही है मोदी मैजिक। भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान देने वाला है, तुम उसको लाने वाले कहाँ से बन गए? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम नवमी के मौके पर ही तमाम पार्टियों को भगवान की याद आ रही है। चुनाव का ऐलान होने के बाद ही सुर बदलने लगे थे। यहाँ तक कि सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने तो पूरा चुनाव प्रचार ही राम के नाम पर कर दिया। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अगर हनुमान जैसी भक्ति और मर्यादित आचरण लेके आओगे तो राम तो तुम्हें तुम्हारे सीने में मिलने का काम करेंगे। इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये पीड़ा, ये करुणा आ जाएगी, तुम भी भगवान श्री राम के आदर्श वाले हो जाओगे। न सिर्फ प्रचार किया बल्कि मंदिर जाकर दर्शन तक किए। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक माने जाने वाले जयराम रमेश ने खुद को राम भक्त साबित करने के लिए दलीलें पेश की। हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता, ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं। राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। दरअसल बात ये है कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक बीजेपी के लिए राम सबसे बड़ा मुद्दा रहे हैं। वहीं कांग्रेस राम को लेकर कंफ्यूज दिखी है। राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम से लेकर उद्घाटन समारोह तक कांग्रेस में भ्रम दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं को क्लियरली ये भी नहीं पता था क्या स्टैंड लेना है। कांग्रेस को उद्घाटन के लिए न्योता मिला तो उसे बीजेपी का इवेंट बताकर जाने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे को बीजेपी ने भी जमकर लपका। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। जब बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में स्टंटबाज बाइकर्स पर एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 28 बाइकर अरेस्ट किए हैं। रील बनाने के लिए सड़क पर बिना हेलमेट लगाए
खतरनाक स्टंट कर रहे थे और दिल्ली पुलिस ने सभी की बाइक को सीज कर लिया है। तो रील के लिए बिना हेलमेट स्टंट करते हुए नजर आए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी की बाइक को सीज करते हुए यहां पर इन्हें 28 बाइकर को अरेस्ट भी कर लिया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से खबर, स्टंटबाज बाइकर्स पर यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 28 बाइकर्स को अरेस्ट किया है। आपको बताएं कि रील बनाने के लिए सड़क पर बिना हेलमेट लगाए खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे। 500 साल बाद रामलला रामनवमी के मौके पर अपने भव्य मंदिर में विराजे। दुनिया ने रामलला के दिव्य दर्शन किए। तमाम सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से राम नाम का जिक्र किया, लेकिन क्या राम मंदिर में चुनाव में बड़ा मुद्दा बन के रहने वाला है या फिर जनता के मन में और बातें भी हैं? खासकर पश्चिम बंगाल में कैसी हवा है, किसका पलड़ा भारी है, ये पता लगाने के लिए मेरे सहयोगी श्रीनिवास दार्जिलिंग पहुंचे। 26 अप्रैल को यहाँ दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। सवाल था कि दार्जिलिंग के लिए जरूरी मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, धारा 370 या फिर कुछ और? आपको दिखाते हैं दार्जिलिंग से मोदी फैक्टर श्रीनिवास के साथ। जरा 2 मिनट रुककर बस इन पहाड़ों का दीदार कर लीजिए। खूबसूरत वादियां या दुनिया में मशहूर चाय के बागान, यकीन मानिए दिन भर की थकान चुटकी बजाते ही काफूर हो जाएगी। समुद्र तल से 6700 फीट की ऊंचाई पर यह पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग है। देश का वो कोना जिसका इतिहास नेपाल और भूटान से जुड़ा है। हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास जब मोदी फैक्टर को कवर करने नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचे तो वहां चुनाव का रंग चढ़ता दिखाई दिया। बस अंदाज थोड़ा सा जुदा। फिजाओं में सियासत की धुन के साथ खुला था मूल निवासियों का संगीत। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने हैं, लेकिन दार्जिलिंग में दूसरे चरण में मतदान होना है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? जनता की पसंद कौन है? सवाल बहुत सारे थे। बिना वक्त गवाए श्रीनिवास शुरू हो गए अपने ही अंदाज में। दार्जिलिंग लोकसभा के सियासी मिजाज को समझने के लिए इस वक्त हम दार्जिलिंग के चौरस्ता मॉल पे मौजूद हैं। अमूमन यहाँ पे लोग आपको पूरे दिन, पर्यटक के अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी आपको बैठे मिल जाएंगे। चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसा है पहाड़ का मिजाज, किसका माहौल चल रहा है? अभी तो बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। क्यों? लेकिन वो मोदी का वो संस्कार देख रहा है, अभी उसका जो काम कर रहे बढ़िया है। बढ़िया है। और दीदी का, ममता दीदी का क्या माहौल है? उसका तो अभी क्या हलचल है उसका। हलचल है? हाँ। तो टक्कर होगी दोनों में? टक्कर तो अभी तो पता नहीं है। पता नहीं। वोट करती हैं आप? तो क्या सोचकर वोट करती हैं? हम तो ममता दीदी को वोट। आप ममता दीदी को वोट करते हैं। देखिए माहौल बदल गया। उधर बैठे हैं वो कह रहे हैं मोदी और दीदी कह रही है ममता दीदी। पहले तो हम तो ममता दीदी को दिया, अभी तक मालूम नहीं। ममता दीदी आपको अच्छी लगती है? अच्छे कि ना, हमको लड़का है ना सर्विस करता है ना, ममता दीदी को देता है। ममता दीदी ने सर्विस दी? हाँ दिया। भले ही भाषा की थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जनता का मन टटोलना श्रीनिवास अच्छे से जानते हैं। निकलवा ही लिया कि वोट की प्राथमिकता क्या रहेगी, राष्ट्रीय मुद्दे या गांव की सड़क या फिर दूसरी योजना। खैर अभी तो चुनाव की बातें शुरू भर हुई थी। ठंडे ठंडे दार्जिलिंग में सियासी तपिश बढ़ रही थी। एक और साहब मिले। श्रीनिवास ने उनसे पूछा, जनाब वोट की बयार किस तरफ बह रही है? पहाड़ में तो ठंडक रहती है, गर्मी कैसे आ गई? वो थोड़ा पॉलिटिकल गर्मी। पॉलिटिकल गर्मी है? ज्यादा गर्म कौन दिख रहा है यहाँ पे? अभी तो मिलजुली है, बीजेपी का थोड़ा भारी है। बीजेपी का थोड़ा भारी? क्यों? उन लोगों का साथ थोड़ा सा आशा है ना, आशावादी है ना। यहाँ का जो मांग है ना, डिमांड है ना, वो वही पूरा करेगा बोल के सोचते हैं। हाँ वही डिमांड।
वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा बोल के सोच रहा है। सेंटर में उन लोग है ना, जो सेंटर वाला ही करेगा, ये स्टेट वाला तो नहीं करेगा। तो पहले से वो सेंट्रल में थे ना। थे, देखो मौका भी आना पड़ेगा ना उनको भी। 10 साल से तो है वो भी। और भी थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा काम किया है उन लोगों ने। तो काम बताइए। अभी कश्मीर में किया है, राम मंदिर किया है, सब कुछ किया है। तो जो किया है तो किया है, तो जो किया है तो किया है। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा दिया, वो भी है। ये तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया फिर। यूं तो पश्चिम बंगाल ममता दीदी का गढ़ है, लेकिन जहां तक नॉर्थ बंगाल की बात है तो यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। 2019 में नॉर्थ बंगाल की सभी 4 लोकसभा सीटें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग पर बीजेपी की जीत हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहां की 28 विधानसभा सीटों में से 21 सीटें अपने नाम की थी। जहां तक दार्जिलिंग का सवाल है तो ममता दीदी के 2 फूल यहां कभी नहीं खिले। 1999 में लेफ्ट, 2004 में कांग्रेस की जीत हुई। 2009 में बीजेपी ने जसवंत सिंह को यहां भेजा, वो जीते। 2014 में अहलूवालिया, वो भी जीते। और 2019 में राजू बिस्ता को भी जीत मिली। अब फिर चुनाव, तो इस बार दार्जिलिंग में क्या होगा? 3 बार से जीत रही बीजेपी चौथी बार भी आएगी या फिर जनता दीदी पर दांव लगाएगी? तो करती है ना, क्या सोच के वोट करती हैं? हम तो वोट करते हैं बीजेपी को करते हैं। बीजेपी को क्यों? नहीं सही। हाँ थोड़ा तेज बोलिए। ऐसे ही करती है बीजेपी को? अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मोदी जी ने नौकरी दिया है। नौकरी दिया है? किसको? मेरा भाई को। अच्छा आपके भाई को? कौन सी नौकरी? टीचिंग दिया है। तो टीचिंग की नौकरी तो बिहार सरकार, सॉरी बंगाल सरकार ने दिया होगा ना? जो भी दिया तो दिया है ना। तो वो तो ममता दीदी हैं। नहीं, मोदी जी। तो यहाँ के लोगों का क्या है, मुद्दा क्या है, कौन सा इशू रहेगा वोट करते वक्त? तो हम तो बीजेपी लग रहे हैं। बीजेपी? मतलब क्यों? वो तो हमको मालूम नहीं। मालूम नहीं? सब तो बीजेपी बोल रहे हैं ना। नहीं, बीजेपी क्यों बढ़िया लगता है? क्या करेगा, मोदी भैया को तो लेना ही पड़ेगा। मोदी भैया को तो लेना ही पड़ेगा। मोदी भैया को? हाँ। क्यों देना पड़ेगा मोदी भैया को? क्या करेगा, वे तो देख रहे हैं अभी सबको देख रहे हैं उन लोग। सबको देख रहा है। और ममता दीदी को? वो भी अच्छा ही है, हम लोग के लिए तो सब अच्छा है। लेकिन कह रहे हैं वोट आप मोदी भैया को देंगे। अब क्या करेंगे भैया, सब तो उसमें है। चलिए, पब्लिक है, सब जानती है, हवा का रुख क्या है पहचानती है। लेकिन 81% नेपाली जनसंख्या वाला दार्जिलिंग वो इलाका है जो सालों साल से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। गोरखालैंड के तौर पर अपना अलग वजूद कायम करना चाहता है। इतिहास गवाह है, पहाड़ ने जब गोरखालैंड की दहाड़ मारी तब दिल्ली की सरकारों तक को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। तो क्या ये मुद्दा हावी रहेगा? श्रीनिवास ने दार्जिलिंग के गोरखाओं का भी मन टटोला। गोरखालैंड होना है या नहीं होना है वो तो लीडर लोग का बात है। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको तो चाहिए। सालों से मांग कर रहा है। हमारा दादा परदादा पिताजी लोग जो के वजह से वो उसके जमाने में भी वो डिमांड था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन वजह क्या है हम तो नहीं जानता है सर। क्या लगता है पूरा हो पाएगा? वो तो बोल दिया ना सर, वो लीडर लोग के ऊपर है। अच्छा लीडरशिप करेगा तो हो जाएगा। इधर भी कोई हाँ दीदी को भी सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को भी सपोर्ट करता है। पर मेन चीज क्या है कि इधर का जितना भी मतलब गोरखास है वो सिर्फ एक ही आवाज में चलता है, आगे बढ़ता है, वो है बिमल गुरुंग। और वो बिमल गुरुंग जो बोलेगा हाँ वही इधर का राई लोग या एनी कास्ट तामांग गुरुंग जो जितना भी है वो सभी उन्हीं के मतलब उसका ही मतलब अनुमत करता है। दार्जिलिंग और गोरखा आंदोलन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये मुद्दा दार्जिलिंग की जनता के दिल के काफी करीब भी है। वैसे तो मांग बहुत पुरानी है। 1941 में तो इसे बंगाल से बाहर करने और फिर 1947 में गोरखा स्थान बनाने की मांग हुई। 1986 में गोरखा जातीय समूह के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। तब सुभाष घिसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किया। 1988 में सरकार से मान्यता प्राप्त दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना, लेकिन अलग राज्य की मांग रह रहकर उठती रही। कई बार ये आंदोलन हिंसक भी हुए। 2007 से बिमल गुरुंग की लीडरशिप में गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आवाज बुलंद होती चली गई। (2011) में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना।
लेकिन 2013 में जब तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिला तो फिर दार्जिलिंग में नया संघर्ष शुरू हो गया। इसीलिए ज्यादातर लोग इसी मुद्दे पर वोट डिसाइड करते हैं, अपने लीडर की बात सुनते हैं। अब जहां तक सियासी समीकरण का सवाल है तो इस बार बीजेपी ने दार्जिलिंग से एक बार फिर राजू बिस्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने गोपाल लामा को टिकट दिया है। कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तमांग है। ये बताइए, चुनाव में किसका आशीर्वाद दिख रहा है महादेव का? किसको? नहीं, अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी के आशीर्वाद में हम रह रहे हैं। बीजेपी जी। ऐसा क्या कर दिया? नहीं, अभी तक ये 4th टाइम है ना जब बीजेपी को हमने सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ नहीं दिया है। लेकिन आने वाले 5 वर्ष में जरूर देगा, कुछ न कुछ तो देगा ही। हम बीजेपी कुछ देगा देना भी पड़ेगा क्योंकि बंगाल में जब बीजेपी का एक सीट भी नहीं था तब हमारा मार्गदर्शक विमल गुरुङ जी ने यहाँ पर कमल खिलाया है। ये टाइम 4th टाइम है बीजेपी का अलायंस है कि नहीं, तो कुछ देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई मेन मुद्दे की बात। क्या दार्जिलिंग में कुछ लोकल इश्यूज भी हैं? क्या ये भी इलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं? श्रीनिवास ने जब लोगों से बात की तो कई और बातें पता चली। मसलन सांस्कृतिक पहचान, जातीयता का मुद्दा और एक अलग राज्य के अलावा अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें और सार्वजनिक परिवहन, क्षेत्रीय स्वायत्तता और शासन के मुद्दों से संबंधित राजनीतिक अशांति, पर्यावरण संबंधी चिंताएं जैसे वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव, चाय उत्पादन और पर्यटन, वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता पर भी लोग बेचैन रहते हैं, खुलकर बोलते हैं। प्रधानमंत्री आके बोलते हैं हम देंगे, गृह मंत्री आके दार्जिलिंग में आके बोलते हैं हम ये देंगे, तो अभी तक सिर्फ देंगे ही हुआ, कुछ आया नहीं। तो इसीलिए पहाड़ का मूड यही है, अभी जो लोकल यहाँ का अपना कैंडिडेट है उसके समर्थन में पहाड़ है। और दूसरा तो मणिपुर का कोई टूरिस्ट है, मणिपुर का टूरिस्ट है। राजू बिस्ता मणिपुर के टूरिस्ट है, तो मणिपुर का टूरिस्ट है, यहाँ का कहाँ है? तो अब मणिपुर का आदमी को वोट, जो आदमी अपना गांव 6 महीना से 1 साल से चल रहा है, 5 मिनट नहीं जा पाया, उसको वोट देके कभी हमको कोई दुख होगा तो हमारे बीच में रहेगा, वो कोई गारंटी नहीं है। मणिपुर अगर राजू बिस्टा 5 मिनट जाता तो मैं उसको वोट दे देता, लेकिन गया नहीं। इतना कम्युनिटी वहां पे फ्यूनरल हो गया, अपना गांव चल रहा है, 5 मिनट नहीं गया। आप कह रहे हैं कि राजू बिस्टा मूल रूप से मणिपुर के हैं? वो तो गाँव वहीं का तो है, गाँव वहीं का है। अब अभी बाहरी वाला मसला है, टूरिस्ट है, टूरिस्ट। हाँ, घूमने आएगा जाएगा, क्या है? आप दार्जिलिंग का हालत देख रहे हैं आप, और क्या बताएंगे? तो दार्जिलिंग के हालात जो है वही मुद्दा रहेंगे या कुछ और मुद्दा रहेगा? अब देखिए, अब ये टाइम में क्या होगा, चेंज तो होना चाहिए। गोपाल सर ही आना चाहिए इसमें दार्जिलिंग से। यानी 2 दुकान पहले तक जहां दार्जिलिंग में बीजेपी की बात हो रही थी, वहां थोड़ा आगे चलने पर मुद्दे बदल गए, लोगों की प्राथमिकता भी बदल गई। बीजेपी प्रत्याशी को टूरिस्ट बताया जाने लगा। यही तो चुनाव है जनाब। पहाड़ वाले किधर हैं? पहाड़ वाले दीदी के पीछे में है। दीदी के पीछे में? कोई रीजन, कोई मुद्दा, कोई इशू? सरकार, हम लोग वेस्ट बंगाल सरकार फॉर्म किया, सरकार के पीछे हम लोग, जो सरकार है उसी के पीछे में हम लोग। आपको दीदी क्यों अच्छी क्यों लग रही है? दीदी अच्छा बात नहीं, सरकार जो है, सरकार जो काम कर रहा है, सरकार के पीछे दौड़ रहा है ना हम लोग। केंद्र वाली सरकार, केंद्र से कौन सा काम किया वो तो मालूम नहीं, अभी तो कुछ काम किया बोल के देखा कि जो फूल लेके आया, कमल का फूल ले आते, एक तो फूल लेके आया था, काम नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग 2 फूल लेके आए। देखिए, अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी है क्या? हाँ जी, वही समझे। विमल गुरुङ ने क्या है, वो तो सबको फोरफिट किया है। क्या है? फोरफिट हो गया है सब। कौन फोरफिट हो गया? ओ, विमल गुरुङ। अरे विमल गुरुङ तो सबसे बड़ा नेता है। क्या है नेता है, कैसा नेता है वो खा के क्या नेता बनेगा? सबको वो खा के मतलब अब वो मिल के गवर्नमेंट बीजेपी के साथ मिल के वो खा लिया है क्या है? तो क्या वाकई दार्जिलिंग में इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या अपने नाम के मुताबिक दार्जिलिंग सियासी वज्रपात करने को तैयार है? मोदी जी की गारंटी, दीदी का आक्रोश, क्या काम आएगा यहाँ? मोदी जी का गारंटी तो इससे पहले भी दिया था, वो गारंटी अब तक फुलफिल नहीं हुआ, जो हम लोगों को गोरखा जाति के लिए दिया था। इसीलिए किस तरह की गारंटी? जैसे हम लोगों का सपना, मेरा सपना बोल के गारंटी चला गया था, अभी तक नहीं। जैसे 11 जनजाति का बात हुआ था इलेक्शन को, कोई नेता तो ये भी बोल रहा था कि अगर नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, कोई बोल रहा था माचिस के तिल्ला से हमको जलाइए। ये सब गारंटी मोदी संग उसके जितना भी नेतृत्वगण है वो भी गारंटी दिया था। हम तो सरकार से मिलकर काम करेंगे, सरकार से मिलकर काम करेंगे। हमें यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। हमारा आपके पहले वाले जो जीटीए के विमल गुरुङ साहब थे वो मोदी साहब के साथ है? नहीं, वो उनका अपना विचार है ना।
हम तो अनित थापा के साथ हूँ, लेकिन हमें यहाँ विकास चाहिए। बेरोजगार है हमारा बच्चे लोग पढ़कर भी, उसके लिए हम यहाँ तो एम्प्लॉय होना चाहिए। भरोसा है इस बार हम लोग अपना यहाँ से खुद का एमपी भेजेंगे। खुद का एमपी मतलब पहले क्या कोई दूसरा था? पहले तो लगाया तो दूसरा एक तो उधर से अरुणाचल से भेजा, कोई 2 बार तो दिल्ली से भेजा, अभी यहाँ का हमारा भूमिपुत्र। आपको लग रहा है कि बाहर वर्सेस लोकल की लड़ाई है? नहीं, वैसा ही तो एब्सोल्युटली नहीं है, लेकिन जो हमारा यही का जो है एमपी होने से हम लोग का वो जो हमारा दुख है जो तो ग्राउंड से होता है ना, ग्राउंड से वो जो इलेक्ट होगा ग्राउंड जीरो से होगा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आग लग गई थी। फर्नीचर मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की तस्वीरें, जहां पर फर्नीचर मार्केट में आग से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, हड़कंप मच गया था।